इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी हॉरर और रहस्यपूर्ण कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनका किसी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी तरह की समानता महसूस हो तो वो मात्र एक संयोग है। इन कहानियों में दर्शाया गया भय, ध्वनियां और स्थितियां पूरी तरह काल्पनिक है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या गलत मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते। ये सामग्री संवेदनशील दर्शकों और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। कृपया इसे अपने विवेक और सावधानी के साथ सुनें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लायरा इनसाइट्स चैनल पर। इस चैनल पर मैं लायरा आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताती हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं लायरा नरेट करूंगी अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आती हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ होता है, लेकिन वो इंसान कभी भी अपना पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं रख पाता दूसरों के सामने। क्यों? दो चीजें, या तो उसका मजाक बनाया जाएगा या फिर उसे जज किया जाएगा। आज भी हमारी सोसाइटी में 90% लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो अनएक्सप्लेन्ड है, कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी जो रात होने पर जागृत होती है। लेकिन फिर दिल की तसल्ली देते हैं अपने आप को कि यार मॉडर्न जमाना है, हम इस बारे में क्यों सोचते हैं। हमेशा हम अपने चैनल पर लोगों के रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके कमेंट्स हमें हिट करते हैं। कुछ लोग जो बहुत प्यार जताते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग जो इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते। अगर करते भी हैं तो अपने आप को तुर्रम खान दिखाते हैं और कमेंट्स में नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी है तो उसे वहीं तक रखिए। हमारे जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं उनसे किसी की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो प्लीज ऐसे कोई भी कमेंट मत कीजिए कि सामने बताने वाला मुझे ये बोले कि लायरा मैम, मैंने ये सोच के बताया था कि जनता मेरी चीजों को समझेगी, लेकिन जनता उस चीज का मजाक बना रही है। इमेजिन कीजिए कभी आपके साथ कुछ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पर आपको किसी की जरूरत हो और आप जब किसी को बताने जाए तो वहां पर आपका मजाक बन जाए। खैर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज के रियल इंसिडेंट पर आते हैं। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें नितिन ने बताया। नितिन जो कि बिहार के रहने वाले थे, काम की तलाश में पालनपुर गए। पालनपुर में इनके ऑलरेडी 2 दोस्त थे जो MNC में काम कर रहे थे। उन्होंने ही नितिन को बोला था कि भाई तू पालनपुर आजा, हम तेरे को लगवा देंगे। जब ये पालनपुर मूव करते हैं अपने 2 दोस्तों के पास, तो वहां पर जिस फ्लैट में ये रह रहे थे वहां पर इन्हें रहते हुए 15-20 दिन हुए थे। नितिन डेली काम खोजने के लिए बाहर जाया करते थे और कहीं पर उनकी बात भी चल रही थी। नितिन के जो 2 दोस्त थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था, उन्हीं ने इनकी कहीं पर बात करवाई थी। एक का नाम था रघु, एक का नाम अंकित। आगे जाके कैसे इनकी जिंदगी पलटती चली गई और इनकी जिंदगी में कैसे पैरानॉर्मल आता चला गया, आपको जब मैं बताऊंगी तो आप दंग रह जाओगे। जिस फ्लैट में ये रह रहे थे रेंट पर, उसके ओनर आते हैं इनके पास और बताते हैं कि बेटा, हमने इस घर को बेच दिया है और हम खुद भी राजकोट मूव कर रहे हैं, तो आपके पास 20 दिन का टाइम है, आप लोग खाली करके कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। अब जब ये इन्फॉर्मेशन इन तक आती है, जब ये खबर इन तक पहुंचती है, तो अंकित, नितिन और रघु के तीनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि 20 दिन का वक्त बहुत कम था, जिसमें रघु और अंकित तो अभी जॉब पर जाया करते थे। तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों ने नितिन के ऊपर डाल दी थी। एक बाइक थी इन तीनों के पास और सुबह होते ही नितिन क्या करते थे, उस बाइक को लेके सीधा फ्लैट्स वगैरह सर्च करने चले जाते थे। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि नितिन जहां भी जाते थे तो उन्हें बहुत हाई रेट्स जो है प्रॉपर्टी के दाम मिलते थे, क्योंकि ये अभी पालनपुर के जिस एरिया में रह रहे थे वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज थी। फिर भी ढूंढते ढूंढते ये एक एप्लीकेशन पर पहुंचते हैं, एक एप्लीकेशन जहां पर बहुत सारे ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करके रखते हैं। एक प्रॉपर्टी ये खोजते हैं नितिन और सीधा वहां पर चले जाते हैं।
उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी का ओनर वहां पर नहीं होता, लेकिन नितिन ने अपनी आंखों से उस फ्लैट को देखा। देखने पर ऐसा लग रहा था कि पुराना बना हुआ है, लेकिन जैसे एडवर्टीजमेंट होती है वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहां लिखा हुआ था कि अगर किसी को फ्लैट की जरूरत है तो इस नंबर पर कॉल करें। नितिन ने क्या करा, उस नंबर को सेव कर लिया और नितिन सीधा फ्लैट पे वापस आ जाते हैं। शाम को जब इनके दोस्त आते हैं अंकित और रघु, तो नितिन उन्हें बताता है कि यार ऐसे ऐसे मैंने एक फ्लैट देखा है और मेरे हिसाब से वो पुराना बना है, तो हमें ना मिल जाएगा वो। अब ये तीनों आपस में बात करते हैं। फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे दोनों दोस्तों की छुट्टी थी। ये वक्त ना जाया करते हुए सीधा फ्लैट देखने सुबह सुबह तीनों एक ही बाइक पर निकल जाते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उस टाइम पर जो ओनर थे उन्हें फोन मिलाया जाता है, और ओनर जो है, जैसे ये घर है उसके साइड वाले घर में ओनर रहा करते थे। तो ओनर बाहर आते हैं और ओनर इनसे पूछना शुरू करते हैं कि आप कहाँ पे काम करते हो, क्या काम करते हो। तो नितिन बताते कि अंकल मेरी तो अभी जॉब नहीं लगी है, मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन अंकित और रघु ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रहे हैं। अब एक चीज, अंकित थोड़ा अटपटा सा फील कर रहा था उस फ्लैट को देखकर। अंकित बार बार अजीब से रिएक्शन दे रहा था और नितिन इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहे थे, लेकिन नितिन उस फ्लैट को लेना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी 15-16 दिन निकल चुके थे और इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। जब ये नेगोशिएशन के लिए बात करते हैं ओनर से, तो ओनर जो थे वो काफी ओल्ड थे और उन्होंने बताया कि काफी टाइम से ये फ्लैट चढ़ा नहीं है क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है अभी, लेकिन मरम्मत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक आप लोग रह सकते हो। जब इन्होंने रेंट पता करा तो वो 15,000 का मिल रहा था। रघु के दिमाग में 1% भी ये नहीं आया, ना अंकित के दिमाग में आया, ना ही नितिन के दिमाग में ये चीज आई कि ये जगह इतनी सस्ती कैसे मिल रही है, क्योंकि ये कमर्शियल स्पेस के पास है। इन दोनों के ऑफिस अंकित और रघु के वहां से बहुत पास थे। तो नितिन ने फटाफट से बातचीत की और जो डिपॉजिट पकड़ाना होता है, जो सिक्योरिटी पकड़ानी होती है, एडवांस रेंट वगैरह सब कुछ पकड़ाया, सारी फॉर्मेलिटीज की, और इन्होंने बताया कि अंकल हम कल मूव कर जाएंगे। मतलब संडे वाले दिन ये लोग अपना सामान लेके डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो रघु और अंकित काफी खुश थे क्योंकि इन्हें एक शॉर्टकट मिल गया था ऑफिस के लिए। काफी करीबी में ही इनका ऑफिस था। अब नितिन वहां पर रहा करते थे दिन में और ये लोग रात को आया करते थे। जब फ्राइडे आता है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग नॉनवेज बनाएंगे और नॉनवेज की पार्टी करेंगे। तो ये जो प्लान था इसमें अंकित इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि अंकित एक वेजिटेरियन लड़का था, एक ब्राह्मण परिवार से लड़का जो कि एक ब्राह्मण परिवार से था और वो नॉनवेज नहीं खाया करता था। तो वो नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज खाते हैं और अंकित देखते देखते उनके सामने सो जाता है। ये वक्त की ओर देखते हैं तो उस टाइम पर रात के 11 बजे थे। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि यार बाहर घूम के आते हैं। तो ये दोनों फ्लैट को छोड़ के निकल जाते हैं और फ्लैट को बाहर से लॉक कर देते हैं। अंकित अंदर थे, आराम से सोने लग रहे थे। ये लोग बाहर जाते हैं, रोडों पे घूमते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और जब ये लोग वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि अंदर से किसी के सिसियाने की आवाज आ रही है, जैसे पता नहीं कोई कुछ मर्मरिंग सी साउंड आ रही है। तो वो देखते हैं कि बिस्तर पे जिस अंकित को अब ये छोड़ के गए थे वहां पर अंकित था ही नहीं। कि नितिन ने मुझे हाईलाइट की कि लायरा मैम, अंकित को ना एंजाइटी अटैक आते थे, पैनिक अटैक आते थे और अगर वो सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाए तो वो बेहोश हो जाया करता था। अब नितिन और रघु काफी डरे हुए थे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ये इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि एक कोने में वहां पर अंकित बैठा हुआ है और काफी डरा हुआ है और पसीने पसीने हो रखा है। नितिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अंकित से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है, तू नीचे क्यों बैठा हुआ है। रघु ने तो मजाक मस्ती करनी शुरू कर दी कि हाँ हाँ भूत देख लिया होगा, ये कर लिया होगा, बता भाई क्या हुआ, कौन आ गया कमरे में, कौन ऐसा आ गया, आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं। फिर भी नितिन जो थे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने रघु को चुप कराया और अंकित से पूछना शुरू करा, भाई क्या हुआ बता मुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। तो अंकित बताते हैं कि भाई तुम लोग गेट लॉक करके चले गए और गेट के बाहर से ऐसा लगा जैसे कोई लड़की बैठ के रो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा और धीरे धीरे मैं घुटन फील कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई लड़की रो रही है, किसी लड़की की रोने की आवाज आई। अब ये चीज ना तो नितिन को हजम हुई और ना ही रघु को हजम हुई। उन दोनों ने क्या करा, सिचुएशन हैंडल करी। क्योंकि अंकित एक सेंसिटिव इंसान था तो अंकित को ठीक करना जरूरी था।
इन्होंने क्या करा, बातचीत करनी शुरू करी, हंसी मजाक करना शुरू करा और फिर अंकित को बेड पे बैठाया, उससे बातचीत करी, थोड़ा बालकनी में ले गए, उसे दिखाया देख कितना खुला माहौल है, हवा चल रही है। ऐसी चीज़ें ऐसी खुली जगहों पर नहीं होती, हम फ्लैट में रह रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोच। ये सारी चीज़ें बीत गई। उस रात नितिन ने देखा कि अंकित सो ही नहीं पाया। सुबह उठ के ये लोग ऑफिस चले गए। 1 रात, 2 रात, 3 रात, अब फिर चौथी रात झटका हुआ नितिन के साथ। नितिन आराम से सोने लग रहे थे, अंकित और रघु भी सो रहे थे। 2 BHK था तो स्पेस काफी था वहां पर। नितिन को अचानक से ऐसा लगता है कि यार गेट के बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही है। नितिन उठते हैं और गेट के पास जाते हैं और धीरे से गेट को खोल के देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब इस चीज को देखकर रघु और अंकित भी उठ गए थे कि गेट किसने खोला है। तो ये पूछना शुरू करते हैं कि भाई हुआ क्या। नितिन को बताते हैं यार मुझे ऐसा लगा ना बाहर बैठ के कोई रो रहा है। तो अंकित एकदम से बोलते हैं मैंने बोला था ना, मैंने 4 दिन पहले बोला था ना, मैंने बोला था ना वहाँ पे कोई बैठ के रो रहा है। रघु वहाँ पर खड़े खड़े हंसने लग रहे थे कि यार नितिन तुमने भी ना मजाक बना दिया। इस चीज़ को ना इन्होंने ऐसा आया गया कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और नितिन को सही में बुरा लग रहा था कि अगर अंकित के साथ सही में ऐसा हुआ है तो कुछ इस फ्लैट में बहुत बड़ी दिक्कत है। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, जब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे तो अंकित ने बोला भी था कि मुझे अजीब सा लग रहा है। 4 दिन पहले जब कुछ हुआ था तो जब नितिन ने अंकित से पूछा था कि भाई क्या हुआ, तो अंकित ने एक लाइन बोली थी कि भाई हम गलत जगह आ गए, देखना ये जगह हमें बहुत परेशान करेगी। और नितिन के साथ जो आज हुआ था, नितिन के दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई थी कि शायद अंकित सही कह रहा था, हम कहीं गलत जगह पर आ गए। वो अगले दिन सीधा ओनर के पास जाते हैं और ओनर को कुछ भी डायरेक्टली नहीं बताते, पूछते हैं कि अंकल कोई और भी रहता है क्या आसपास। तो ओनर जो थे वो बुजुर्ग थे, वो पूछना शुरू करते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्या हुआ है। तो नितिन बताना शुरू करते हैं कि ऐसा लगा कि रात को कुछ शोर शराबा हो रहा है। और नितिन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ जो होता था वो 12 से 3 के बीच में होता था, क्योंकि नितिन पूरे दिन तो वहीं रहते थे, पूरे दिन उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था। तो ओनर ने जब इस चीज़ को सुना, ओनर ने इन्हें ही बोल दिया कि बेटा तुम लोगों ने पीनी भी शुरू कर दी है क्या, कि मतलब ऐसी चीज़ें कब से होने लगी कि कोई ऐसे आ जाएगा, बैठ के रोने लग जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा। तो इन्होंने क्या करा, उस चीज़ को नितिन ने वहीं ख़त्म कर दिया, ये सोच के कि यार बड़ी मुश्किल से तो रूम मिला है और अगर ये हमसे इरिटेट हो गए या फिर कुछ हो गया तो फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। नितिन ओनर से बात करके सीधा फ्लैट पे वापस आ जाते हैं। कुछ दिन सब कुछ बहुत सही रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो भी अभी तक इनके साथ हुआ था। और रघु तो टाइम टाइम पर मज़े लेते रहता था इनसे कि हाँ भाई तुम्हारी भूतनी नहीं आई, कहाँ रो रही है, कौन रो रही है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये दिन था सैटरडे का। इस दिन अंकित अपने रिलेटिव से मिलने जाने वाला था और अंकित ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया था, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया था। बाइक उठा के अंकित सीधा अपने रिलेटिव के पास चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो वापस आके देखता है कि इन दोनों ने फिर दोबारा नॉनवेज बना रखा है। खैर अंकित वहाँ पर अपनी वेज की जो भी सब्जी थी वो बनाते हैं। टोटल 20 रोटियाँ बनाई थी इन्होंने। अब खाना खाने से पहले रघु और नितिन बाहर घूमने जाने के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उस टाइम पर अंकित ने 20 रोटी अपने सामने रख रखी है और सब्जी भी नॉनवेज रख रखी है और वेज जो इनकी सब्जी थी वो भी रखी हुई है। तो रघु और नितिन में आपस में बातचीत होती है कि शायद ये हमें चाहता था कि हम भी बैठ के खाना खाएं, तो कोई नहीं इसे खा लेने दे, हम बाद में आके खा लेंगे। ये दोनों निकल जाते हैं, अंकित ने इन्हें रोका नहीं। जब ये लोग वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि अंकित खाना खा के आराम से सो रहे हैं। लेकिन जब ये खाना खाने बैठते हैं, मतलब इन्होंने देखा कि अंकित सारी रोटियां खा गया, साला नॉनवेज खा गया, सारी वेज सब्जी भी खत्म कर दी और अंकित दूसरे कमरे में आराम से सोने लग रहा था। ये देखकर नितिन के पसीने छूट गए, क्योंकि ये वो अंकित था जो हमेशा बोलता था यहाँ नॉनवेज मत बनाया करो, नॉनवेज मत बनाया करो। आज वो लड़का नॉनवेज कैसे खा गया। नितिन और रघु को लगा कि यार एक बार हमें अंकित से बात करनी चाहिए। अंकित जो कि दूसरे कमरे में आराम से सो रहा था अपना गेट लॉक करके। ये लोग जाते हैं। जब ये गेट के पास पहुंचते हैं तो इन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से घुरा रहा है। नितिन रघु की तरफ देखते हैं और रघु बोलते हैं खोलना एक बार गेट, देखते हैं क्या है भाई। नितिन ने जब गेट खोलने की कोशिश करी तो गेट अंदर से लॉक था। अब ये लोग समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति वहां पर आ चुकी है। रघु बोलता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दूसरी तरफ से देखा हूँ, अगर मैं खिड़की से घुस पाऊँ। रघु क्या करते हैं, जाते हैं घर से बाहर और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही रह रहे थे, तो वहां पर दूसरी तरफ जाते हैं और जिस रूम में खिड़की थी वहां से खिड़की में से पतले होने की वजह से अंदर घुस जाते हैं। तो नितिन थोड़े हैवी बॉडी के थे, तो नितिन ने बोला कि रघु तू जा के देख।
रघु अंदर से गेट खोलते हैं और नितिन को अंदर बुलाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि अंकित इस कमरे में भी नहीं है, वो वॉशरूम में है। अब इनके दिमाग में ये था कि यार इसने कुछ गलत न कर लिया हो अपने साथ। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि दरवाजे लॉक होते हैं, लेकिन नितिन ने बताया कि लायरा मैम ये एक अच्छी चीज़ हुई कि इन्होंने जैसे ही वॉशरूम का गेट खोला तो वहाँ पर गेट खुल गया, लेकिन अंकित अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर इनको पता चल गया कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है और जिसका सल्यूशन शायद इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अंकित को उठाते हैं, बेड पे लेट आते हैं और फटाफट से नितिन बोलते हैं रघु को कि प्लीज़ भाई जाओ और एक डॉक्टर को लेके आ, इसको कुछ गलत ना हो गया हो, इसके पेरेंट्स को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रघु फटाफट से बाइक उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। 15 मिनट बाद डॉक्टर को लेके आते हैं, अंकित को होश में लाया जाता है और डॉक्टर जो आए थे वो अंकित के हल्के फुल्के कुछ चीज़ें देखना शुरू करते हैं और वो ये बोलते हैं इसका तो बीपी हाई हो गया था और इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आते हैं, दवाई देते हैं। अंकित बस ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो पता नहीं किसी ट्रॉमा से बाहर आए हैं, कोई टॉर्चर उनके साथ हुआ है। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर वापस चले गए। रघु उन्हें छोड़ने चले गए। रघु वापस आते हैं, तब तक नितिन ने अंकित से कोई भी बात नहीं की। उसके बाद ये दोनों मिलकर अंकित से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, सच सच बता। अंकित बोलते हैं भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है जब मैं रिश्तेदारों के वहाँ से आया था तो जैसे ही मैं अंदर घुसा मुझे कुछ करंट सा लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब अभी तक जो अंकित कर रहा था वो अंकित नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई बैठी एंटिटी ये सब कुछ करवा रही थी। इन लोगों को जब ये पता लगा तो ऐसा लगा जैसे आसमान सा टूट पड़ा है। बड़ी मुश्किल से उनकी वो रात बीती और अगले 2 दिन तक अंकित की तबीयत ठीक नहीं थी। नितिन और अंकित फ्लैट पे थे, रघु काम पे गए हुए थे। रघु जब वापस आते हैं शाम को, अंकित अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ऐसा है जैसे वो अंकित थे ही नहीं। रघु और नितिन बस खाना खा रहे थे बैठ के और अंकित की तरफ देख रहे थे। तभी देखते देखते ऐसा लगा जैसे अंकित को दोबारा कुछ करंट लगा और उन्होंने बैक टू बैक वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। वॉमिटिंग करते गए, ऐसा लग रहा था जैसे इतना तो इंसान के शरीर में फ्लूइड नहीं होता जितना वो निकाल रहे हैं। अंकित मतलब बैक टू बैक वॉमिटिंग कर रहे थे और नितिन बार बार कह रहे थे भाई अंकित क्या हुआ, बताना भाई क्या हुआ, भाई तू ठीक तो है। अंकित की आवाज़ बदल गई और एक लड़की की आवाज़ आई कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की, तुम अब जिंदा नहीं लौटोगे यहाँ से, मैं तुम्हें मार के भेजूंगी। ये सुनने के बाद नितिन और रघु बुरी तरीके से डर गए। इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की नितिन ने, और जैसे ही हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की ऐसा लगा जैसे ये हनुमान चालीसा भूल गए। रघु भाग के गए दूसरे कमरे में अपने आप को बचाने के लिए। तो नितिन ने रघु को बोला भाई भूतों को दरवाजे की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी आ जाएंगे, आजा बाहर, हमें संभालना है ऐसे। तो रघु डरते डरते बाहर आते हैं और इन्होंने क्या करा, उस टाइम पर हनुमान चालीसा फोन में चलाई और फोन में चलती छोड़ दी। 10-15 मिनट में अंकित बेहोश हो गए। इन्होंने अंकित के पापा को फोन करा और सब कुछ बता दिया कि अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है, आप एक बार आ जाओ। अगली शाम तक अंकित के जो पापा थे वो उनके वहाँ पर आ गए थे और वो ओनर से बात करना चाहते थे कि ओनर ने ऐसा फ्लैट क्यों दिया जिसमें इस तरीके की दिक्कत हो रही है। ये तीनों अंकित के पापा और रघु ओनर के पास जाते हैं। उस टाइम पर नितिन काफ़ी गुस्सा थे और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मेरा डिपॉजिट वापस करो। वो जो ओनर था वो सीधा चिल्ला के बोलता है कौन सा डिपॉजिट, रहना रहो वरना दफ़ा हो जाओ तुम लोग यहाँ से, कुछ नहीं है वहाँ पर, तुम लोगों ने मेरे फ्लैट को बदनाम कर दिया है। ये बोल के नितिन, अंकित के पापा और रघु को उस आदमी ने वहाँ से भगा दिया। ये लोग वापस आते हैं तो अंकित के पापा बोलते हैं बेटा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगा और जब आऊँगा तो इस इंसान को मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत है तो मैं अपने साथ पक्का किसी को लेके आऊँगा जो इसका मुंह बंद कर देगा। अंकित के पापा वहाँ से चले गए। अंकित को दोबारा हनुमान चालीसा सुनाई गई और उस टाइम पर नितिन वहाँ पर रहा करते थे। रघु अपनी जॉब पे जाते थे और जब भी वापस आते थे वो बहुत डरे डरे रहते थे अंकित से, क्योंकि वो एक नॉन बिलीवर थे और उनके सामने एक ऐसी चीज हो गई थी जिसका उनके पास जवाब नहीं था। तो अंकित के जो पापा थे वो इस बार जब वापस आए तो एक बाबा को अपने साथ लेके आए। वो जो बाबा वहाँ पे आते हैं वो उस फ्लैट में एंट्री मारते हैं और फ्लैट में आते ही सीधा एक ही चीज़ बोलते हैं कि तुम तीनों तो यहाँ पर गलत आ गए, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अंकित से पूछते हैं कि क्या हो रहा है तेरे साथ, मुझे बता। तो वो बाबा को बताना शुरू करता है कि बाबा आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे अजीब से करंट लगते हैं, उसके बाद कान के पीछे से पसीना आता है और मैं घड़ी की एक एक आवाज़ को सुन पाता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं अपना आपा कब खो चुका हूँ। और फिर मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि मैं पोजेस हो गया था। वो जो बाबा थे वो इधर उधर देखते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को इस फ्लैट को खाली कर देना चाहिए, इस मकान में किसी का साया है। नितिन पूछना शुरू करते हैं कि बाबा क्या है यहाँ पे।
कौन सा राज है ये जो ओनर हमसे छुपा रहा है। तो वो बाबा बताते कि यहाँ पर किसी लड़की की आत्मा है जो बार बार अंकित को पोजेस कर रही है। मैं किसी को कोई प्रूफ देने तो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके तुम लोग खाली कर दो। इन तीनों को धागे दिए गए और फिर ये बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके इस फ्लैट को खाली कर देना। ये बोल के अंकित के पापा और जो वहाँ पे बाबा थे वो वहाँ से निकल जाते हैं वापस। ये तीनों यहाँ पे रह रहे थे और बहुत ही जल्दी ये लोग ये सोच रहे थे कि हम ओनर को अब पैसे नहीं देंगे, जो सिक्योरिटी का अमाउंट दे रखा है वो हम रेंट में एडजस्ट करवाएंगे और कैसे भी अपना रेंट वगैरह पैसा वैसा वसूल करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन किस्मत के आगे किसकी ही चलनी होती है। 4 रात बाद जो 5वीं रात आती है, उस रात अंकित फिर दोबारा पोजेस हो जाते हैं। अंकित ने क्या करा, उस धागे को तोड़ा, हाथ में अपने एक ऐसी चीज मारी जिससे उनका हाथ कट जाए। वहाँ पे लहू गिरने लग रहा था, रक्त बहने लग रहा था। और नितिन और रघु ने जब ये चीज़ देखी तो नितिन ने बताया, भाई मुझे तो चक्कर आ रहे थे, रघु वहाँ से भागने को हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने सिचुएशन को संभाला। वो जो लड़की अंकित के शरीर में थी उसने ऐसा लगा जैसे इस धागे की कोई कदर ही नहीं की, ऐसे चुटकियों में उस धागे को तोड़ दिया। अब जब हमें पता चला कि ये भाई पोजेस हो गया तो हमें ये धागा क्या बचाएगा। हम भी बुरी तरीके से डरे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था इस टाइम करा क्या जाए। हनुमान चालीसा चलाई गई, बड़ी मुश्किल से अंकित को शांत करा गया और फिर दोबारा जो है अंकित के पापा को फ़ोन करा गया। अंकित के पापा उन बाबा को दोबारा वहाँ पे लेके आए, पूजा पाठ की तैयारी की गई, सारी सामग्री लगाई गई, वहाँ पर हवन कुंड लगाया गया और वहाँ पर जब पूजा पाठ हो रही थी तो ओनर वहाँ पे आए। ओनर वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ओनर को कुछ पता है। उनकी आंखों में गिल्ट नजर आ रहा था। पूजा पाठ करने के बाद जो बाबा थे वो सीधा बोलते हैं ओनर को कि आप बताओगे या मैं बता दूं। तो वो ओनर बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में इस मकान में मैं अकेला रहता हूँ और कोई भी नहीं रहता और मैक्सिमम लोगों को पता है यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये सुनने के बाद नितिन हैरान हो गए, रघु भी और अंकित भी, कि कौन सा ऐसा राज था जो दफन था जो इन्होंने खोल दिया। तो वो जो ओनर थे वो बताना शुरू करते हैं, इसी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता। वो अपनी बीवी के साथ बहुत दूर चला गया है। वो दोनों मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। मेरी जो पोती थी वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था अजय और जो लड़की थी उसका नाम था साक्षी। मतलब ओनर की पोती अजय से बहुत प्यार करती थी। अजय ने उसका यूज़ किया था, अजय ने उसे बहुत सारे कमिटमेंट दिए और फिर धोखा दे दिया, जिस वजह से साक्षी इतनी टूट गई थी कि अजय के उम्र के जितने भी लड़के थे वो उनसे नफरत करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कों से उसे नफरत हो गई थी। मतलब वो ये सोचती थी, उसका ये मानना था कि जो लड़कों की जात होती है वो धोखा देने की होती है। मतलब वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। और इसी के चलते जो साक्षी थी वो इतनी डिप्रेस रहने लगी कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया और साक्षी की ही आत्मा उस फ्लैट में भटक रही थी। ये चीज़ जब बताई गई तो नितिन ने सिर्फ एक ही बात बोली कि अंकल अगर ऐसा था तो आपने बताया क्यों नहीं। तो वो जो ओनर थे वो यही बात बोले कि बेटा पहली बात तो मैं अकेला रहता हूँ और मेरा बेटा मुझे ज़्यादा खर्चा भेजता नहीं है, तो मेरे पास कोई और चीज़ है ही नहीं। मतलब मेरे पास यही फ्लैट है जिसको मैं रेंट पे चढ़ा के कुछ खा पी सकता हूँ। मेरे दिल में भी लालच था, वो लालच यही था कि मुझे बस टाइम पे रेंट मिल जाए और कोई इंसान सही सलामत रह ले। मैंने जितनी भी पूजा पाठ करवाई आज तक उस लड़की को लगी ही नहीं। मतलब जो भी आता है ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें सॉरी बोलूँ, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो वो जो ओनर था वो डिपॉजिट वापस करता है और फिर उसी टाइम ये तीनों अपना सामान बांधते हैं और उसी शाम ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नितिन ने बताया कि ये जो हादसा हुआ था ना, इस हादसे के बाद मतलब मैंने ये मान लिया कि मैं किसी भी फ्लैट में ऐसे ही नहीं चला जाऊँगा। मतलब सस्ता मिल रहा था तो ये सोच के चले गए कि भाई नौकरी नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्यों सस्ता मिल रहा था वो बाद में समझ आया। और ऐसे बहुत सारे फ्लैट होते हैं जो सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं जिसके बारे में आप पूछते नहीं, पता नहीं करते, सीधा चले जाते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें इस तरीके से आपके सामने ला दी जाती हैं कि उनकी इमेज इतनी अच्छी होंगी और इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे तब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपने कोई रिसर्च नहीं की। तो आप ये सोचोगे यार यहीं रह लेता हूँ, कुछ टाइम की तो बात है, अब आ गया हूँ तो क्या ही करूँ। और फिर वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जो इनके साथ हुई।
उसके बाद इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया। खैर जो दोनों दोस्त हैं वो तो पालनपुर में ही हैं, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन नितिन जो थे वो बिहार वापस आ गए। उसके बाद उन्हें पालनपुर में जाने का कोई शौक ही नहीं रहा। वो बिहार में ही कुछ काम कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जी रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ कि ये सिचुएशन में एक लड़का भी हो सकता था, तो यहाँ पर गलती से भी ये जज करने की कोशिश मत करना कि एक लड़का ही ऐसा करता है। दोनों जेंडर्स ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से कोई एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो इस दुनिया का सबसे गलत डिसीजन होता है, अपनी ज़िंदगी का खात्मा। ये सोच के वो इंसान अपनी ज़िंदगी का खात्मा करता है कि वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होगी आप भटकोगे, आप भगवान से भीख मांगोगे इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाओगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही सतर्क हो जाइए। अपने पार्टनर्स के बारे में पहले अच्छे से सोच विचार बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने की सोचिए। और मैं तो यही कहूँगा शादी से पहले आगे बढ़ने के बारे में सोचिए भी मत। जितना हो सके टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए और कोशिश कीजिए अपने घर वालों की नज़र में ये चीज़ें ले आए। जो साक्षी के साथ हुआ वो बहुत गलत था और इसका शिकार कोई भी बन सकता है, चाहे वो अंकित हो, नितिन हो, कोई भी हो। कोई भी इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का इस चीज़ का शिकार बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बीत रही होती हैं, लेकिन उसका ये सोल्यूशन नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। और आखिरी में जो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जो नए चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो किसी को चुभ सकते हैं। अच्छी राय रखिए, अच्छे वचन रखिए। हमेशा गलत बोलना इस चैनल की ये खासियत नहीं है। अवेयरनेस की कोशिश की जा रही है, किसी को हर्ट मत कीजिए ऐसे कुछ भी कमेंट करके। अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मैंने कैसे माता पिता को खो दिया, मेरी जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई और मैंने कैसे पैरानॉर्मल चीज़ों को बहुत करीबी से देखा है। अगर आपको लगता है यार आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप हमें भेज सकते हैं। क्या है ना, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सतर्क करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में एकता बना के रखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, दादा दादी नाना नानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब वो ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो बहुत अफसोस होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों तक जैसे नॉन बिलीवर से बिलीवर बने। शायद इस वीडियो को देखने के बाद कोई बिलीवर बन पाए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं वो फ्लैट हॉन्टेड ना हो। हम अपने माता पिता से दूर जाते हैं ये सोच के कि हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे एक नॉमिनल रेंट होगा, लेकिन फिर ऐसी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। इमेजिन कीजिए जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं वही फ्लैट हॉन्टेड निकल जाए तो आप क्या करेंगे? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। टिल देन नई वीडियो आने तक जय हिंद, जय श्री राम, जय बजरंगबली।